+1 की अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का। किस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं? ये एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी? पर्टेनिंग टू बिजनेस। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, पर्सनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। पर्सनल ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड, राइट। सो रिकॉर्ड का मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। रिकॉर्डिंग में क्या होता है? जब भी अगर मैं आपसे पूछूं आज से 1 साल पहले आपने क्या अकाउंटिंग की थी, कहाँ ट्रांजैक्शंस किए थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या किए थे, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि मेरे को याद ही नहीं है। इवन आपको पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी आज से 1 साल पहले की एग्जैक्टली याद नहीं होंगी। ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक दिन में। जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें तो मे बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हैपन इन अ डे। सो वो लोग कैसे याद रखेंगे, वो भी अकाउंटेंट्स। सो उसके लिए रिकॉर्डिंग एक कंसेप्ट बनाया गया कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करो फाइनेंशियल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। वाई? हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल चीज़ों की करते हैं। वेयर देयर इज़ मनी द अकाउंटिंग हैपन्स पर्टेनिंग टू अ बिज़नेस। सो आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अब अकाउंटिंग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। इंडियन कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है। सो इंडिया में कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 Jan टू 31 December हर एक साल, राइट। लेकिन फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में हर कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है, वो होता है 1 April टू 31 March नेक्स्ट ईयर, राइट। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 31 मार्च। सो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। कैलेंडर ईयर के बेस पे हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं। एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का। जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स है, सेल्स है, परचेजेस है, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम उनको समराइज़ करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ट्रांजेक्शन्स मनी की होनी चाहिए, विच आर इन ए पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए उनका। कैश आज गया या नहीं गया वो अलग बात है, फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए। और इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ, जो भी उनके रिजल्ट्स आएंगे वो हमें इंटरप्रेट करने हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज पर AIC। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग की, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? नंबर बेस्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जिसको आप नंबर्स को काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। सो दिस इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होता है फीचर्स या एट्रीब्यूट बेस्ड। सो पहली क्या है? रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होनी चाहिए। जो हम पर्पस के लिए अकाउंटिंग बना रहे हैं, वो पर्पस को वो फुलफिल करती हो और रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल से मतलब क्या है? इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस। Relevance. An accounting information should be relevant for decision making. To be relevant, information must be made available in time. टाइम पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रेडली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। जो भी उसके यूजर्स हैं वो उसको प्रॉपरली और रेडली अंडरस्टैंड कर पाएँ। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल टर्म्स एंड ईजी फॉर्म। कंपेरेबल, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल तभी होगी जब वो एक से दूसरे को कंपेयर कर पाएंगे, डिफरेंट यूजर्स, when it is comparable over time with other enterprises, तभी हम इसको यूजफुल बोल सकते हैं। सो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलायबल, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल एंड अब इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम किन किन लोगों के लिए बनाते हैं? दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते कंपनी के साथ, बट उन्होंने वन वे और दी अदर कुछ ना कुछ काम होता है कंपनी से। इंटरनल यूजर्स वो हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, राइट। सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी,
फाइनेंशियल ऑफिसर इज अगेन फाइनेंस कितना रहेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से तो पता लगेगा ना कि फाइनेंस फर्दर फ्यूचर में कितना आएगा। वाइस प्रेसिडेंट ने प्लान्स बनाने होते हैं, फ्यूचर प्लान्स कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं। बिजनेस यूनिट मैनेजर्स क्यों इंटरेस्टेड है? बिजनेस यूनिट मैनेजर इसलिए इंटरेस्टेड है ताकि फ्यूचर में जो भी प्लान बने उनकी यूनिट को उसमें कितना बेनिफिट होगा, वो क्या करेंगे उस यूनिट में, इसलिए फ्यूचर यूनिट मैनेजर्स इंटरेस्टेड होते हैं। प्लांट मैनेजर्स को प्रोडक्शन का देखना होता है कि क्या फ्यूचर में उनके पास रॉ मटेरियल आएगा, कितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे। स्टोर मैनेजर्स को कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी बिकॉज कैश कितना है या क्रेडिट पे कितना सामान आ सकता है। लाइन सुपरवाइजर्स को काम करवाना होता है, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूजर्स, शेयर होल्डर्स क्यों इंटरेस्टेड है? फ्यूचर में उनको डिविडेंड्स आएंगे, उनकी वेल्थ ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। क्रेडिटर्स होते हैं जो क्रेडिट परचेजेस करते हैं, सो क्रेडिट परचेजेस वालों को क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्रेडिटर्स को बेसिकली इंटरेस्ट इस चीज़ का होता है कि क्या जो उधार में सामान दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्या वो पैसे वापस आएंगे। बैंक्स एंड लैंडर्स जो लोन देते हैं, they are more interested to take back their loans. Taxation authorities, the government is interested कि क्या फ्यूचर में और इनकम होगी। मैक्सिमम इनकम बड़ी बड़ी कंपनी से होती है, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ लॉ के थ्रू गड़बड़ तो नहीं कर रहे वो, कहीं कुछ लॉ का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। लेबर यूनियंस, ताकि उनके लेबर एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो भी उन यूनियंस के साथ एसोसिएटेड हैं, क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, उनका काम वर्किंग कल्चर अच्छा रहेगा। ट्रेड एसोसिएशंस अफिलिएशंस के लिए वो लोग इनके साथ करते हैं। कस्टमर्स का मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देयर आर फ्यू कंपनीज, फॉर एग्जांपल LG है, सोनी है, सैमसंग है, सो दीज आर दी कंपनीज, राइट। आप इनमें से किसी का टीवी लेना चाहोगे या कोई और कंपनी है जिसका नाम भी नहीं है, ABC लिमिटेड, क्या आप ABC लिमिटेड का टीवी लेना चाहोगे? ऑफ कोर्स यू विल से द ब्रांडेड कंपनीज, वाई? बिकॉज उनकी अकाउंटिंग अच्छी है, दे यू हैव रेड देयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सो इट मीन्स वो सब सही चलेगा। फ्यूचर में अगर कभी ख़राब भी होता है तो आफ्टर सेल सर्विस आपको मिल जाएगी इन सब जगहों से। ऑब्जेक्टिव्स क्या अकाउंटिंग के? टू मेंटेन वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट यही है कि आपने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना है वो प्रॉपरली आप रख पाओ। टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, आप उसको असर्टेन कर पाओ। टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स, जो भी हमारे यूज़र्स हैं उनको क्या क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, उन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए हम उसको प्रोवाइड कर पाएँ, इसको हम प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स कहते हैं। बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग में? एसेट्स, जिसको बेच के पैसा आता है उसको एसेट कहते हैं, वो चाहे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हो या कोई भी और छोटे से छोटी पेंसिल, इरेजर, जिसको सेल करके कुछ भी पैसा आता है, वी कॉल देम एसेट्स। सो एसेट्स एक वैसा रिसोर्स है विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस और एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एसेट्स होते हैं नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स में क्या है? टेंजिबल, इनटेंजिबल। सो ये दोनों आते हैं फिक्स्ड की कैटेगरी में, फिक्स्ड एसेट्स, राइट। टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, दे आर टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, आप अच्छा नाम सिर्फ सुन सकते हो, आप टच नहीं कर सकते उसको। लेकिन टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, आप उनको टच कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो, राइट। ट्रक्स, मोटर कार्स, ये सब टेंजिबल एसेट्स होते हैं। देन नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं। करंट एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर, इन लेस देन 12 months। सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, 12 महीने के अंदर अंदर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, इसलिए हम इसको करंट एसेट्स कहते हैं। सो फिक्स्ड एसेट्स, दे आर पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, गुडविल। टेंजिबल, इंटेंजिबल, वी हैव जस्ट डिस्कस देम, राइट। टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। करंट एसेट्स, एसेट हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटीज़ होती है ऑब्लिगेशंस या डेट्स जो आपको पे करने हैं, दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे
एट सम टाइम इन दी फ्यूचर, किसी भी टाइम में। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म होती हैं जो आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड मिलता है रीपे करने में, एंड करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ के अंदर आपको रीपे करना ही करना है। व्हाट इज़ कैपिटल? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। जो भी आपने बिजनेस में पैसा लगाया हम उसको कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है अमाउंट्स दैट आर अर्नड बाय द बिजनेस, वो अमाउंट जो बिजनेस अर्न कर रहा है बाय सेलिंग दी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देने के बाद टू कस्टमर्स, उसको हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। एक्सपेंसेस, so cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses। जो भी हमारे खर्चे होंगे we call them expenses। रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, ये सब एक्सपेंसेस का पार्ट है। एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, किसी ना किसी बेनिफिट के लिए जब आप लाइबिलिटी इंकर करते हो, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर। दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रेकरिंग काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं जो रेगुलर करना ही पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर दैट इज़ नॉट रेकरिंग। हम कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, सो लंबे टाइम के बाद एक बार होता है। दिस मीन्स परचेज ऑफ अ एसेट जो फ्यूचर में आपको इनकम देगा, इसका मतलब है सिर्फ लाइबिलिटी पे करना। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। इट इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, एक साल में। इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, सैलरी पेड, वेजेस पेड एक्सेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट्स फॉर मोर देन अ ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट। परचेज ऑफ मशीनरी और फर्नीचर एक्सेट्रा। ड्राइंग्स, जब आप अपने मनी विड्रॉ करते हो कैपिटल में से, हम उसको ड्राइंग कहते हैं, लेकिन वो मनी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो, देन वी कॉल इट ड्राइंग। सो विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। स्टॉक होता है रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड, सो हम उसको गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन द बिजनेस में कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, जो भी आपके पास है। डेटर्स, they are persons or other entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and services on credit। आपने जब दूसरे बंदे को क्रेडिट सेल्स किया, सो आपने मुझे उधार सामान बेचा है, क्रेडिट सेल्स किया है, सो इसका मतलब आई बिकम योर डेटर, विच मीन्स आई विल रिसीव द मनी फ्रॉम यू, क्योंकि मैंने बेची है, लेकिन मैंने उधार बेची है, विच मीन्स फ्यूचर में मेरे पास पैसा आएगा उसका। वी कॉल इट डेटर। क्रेडिटर, उधार परचेज को क्रेडिट परचेज। सो आपने रॉ मटेरियल या कुछ भी और सामान उधार खरीदा है, गुड्स उधार खरीदे हैं, सो वी कॉल इट क्रेडिटर। सो आप मेरे क्रेडिटर बन गए अगर मैंने आपसे खरीदा तो। दे आर पर्सनस और अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड, जिसको पे करना पड़ता है बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होता है गैप? वो प्रिंसिपल्स जो हम एक्सेप्ट करके चलते हैं, यानी कि हम इंडिया में कुछ प्रिंसिपल जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हाँ ये ऐसा तो है, राइट। सो इसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। क्या है? इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ताकि हम यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएँ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। कुछ ऐसे रूल्स डेवलप हुए हैं जिसको अकाउंटिंग प्रोफेशन में जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम मान के चलते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा तो है। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, these are the fundamental ideas or basic assumptions underlying the theory and practice of financial accounting and are broad working rules for all the accounting activities and developed by the accounting professions। So क्या है ये प्राइमरीली जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं ना, ये हमारे रूल्स हैं, प्राइमरीली वर्किंग रूल्स। जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है तो हमने इन कंसेप्ट्स को अपने ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग करनी है। पहला, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, बिजनेस एंटिटी होती क्या है। बिजनेस एंटिटी होती है वो एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है दी ऑर्गेनाइजेशन and the person who has invested the money are two different individuals. Organization is run by managers, इन्वेस्टमेंट इज़ डन बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का डायरेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई रोल नहीं होता। मैनेजर्स का इन्वेस्टमेंट में यानी कि पैसा इन्वेस्टेड में कोई रोल नहीं होता। दे आर नॉट ओनर्स। सो ये कंसेप्ट क्या कहता है, द कंसेप्ट अज्यूम्स दैट अ बिजनेस हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर से अलग होता है कोई भी बिजनेस। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग अ बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट आइडेंटिटीज। ओनर भी एक क्रेडिटर होता है बिजनेस का, राइट। सो टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज होती हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंडर। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग कर रहे हैं, सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज अकाउंटेड। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, विच मीन्स क्रेडिट, लेकिन वो होना मनी के बेस में ही चाहिए। सो स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। सो अगर मैं कहूँ क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, राइट। क्यों? क्योंकि वे क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। गोइंग कंसर्न, कंपनी में कम, people, shareholders may come, shareholders may go, company keeps on continuing its business, its operations cannot stop because shareholders are going or coming, यानी कि shareholders are selling the stocks or they are died or any because of anything else. So going concern concept का मतलब है सब business चलता रहेगा। If you remember, इंडिया में एक कंपनी आई थी 1600 AD में। The name of the company was ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। वो आज भी अपने ऑपरेशंस एक्टिव रखे हैं। सो दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनेटली, ये सब डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होता, एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन दी नियर फ्यूचर में वो लिक्विडेट नहीं करते। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एवरी ईयर टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ, राइट। सो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही होगा टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि जब एसेट्स की लाइफ जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक। अकाउंटिंग पीरियड, सो वी हैव डिस्कस द फाइनेंशियल पीरियड। सो कोई भी अकाउंटिंग उस फाइनेंशियल पीरियड की होगी। इन इंडिया अकाउंटिंग हैपन्स फ्रॉम 1 April to 31 March नेक्स्ट ईयर। So accounting period refers to the span of time at the end of which financial statements of an enterprise are prepared. Financial statements are prepared at the end of every year. Cost concept, historical cost concept पे लेंगे। आज आपने लैंड खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की, 10 साल बाद लैंड की प्राइस 1 करोड़ हो गई है, तो आप अपनी बुक्स में क्या 1 करोड़ शो करोगे? नो, रियलाइज्ड जब आप बेचोगे तब आप उसको 1 करोड़ शो करोगे। आज की डेट में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, यानी कि जितने पे खरीदी थी वही कंसेप्ट पे उतनी ही वैल्यू आप शो करोगे। सो द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस, जितने पे आपने खरीदा था, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट्स रेडी फॉर यूज। ड्यूल एस्पेक्ट, कोई भी अकाउंटिंग, सो हम न्यूटन का लॉ पढ़ते थे, थोड़ा सा हमने चेंज किया है। हमने ये कहा है every debit will have equal and opposite credit but may be in a number of accounts, राइट। अलग अलग अकाउंट्स में हो सकता है, यानी कि डेबिट 3 इकट्ठे हो सकते हैं, क्रेडिट सिर्फ 1 हो सकता है। डेबिट 1 हो सकता है और क्रेडिट 3 या 4 अलग अलग हो सकते हैं, राइट। सो वो चीज़ ड्यूल एस्पेक्ट, टू फोल्ड इफेक्ट होगा हर एक ट्रांजेक्शन का। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑन वेरियस अकाउंट्स एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड इन 2 places. इट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैचिंग कंसेप्ट, सो मैच concept of matching emphasizes that expenses incurred in an accounting year should be matched with revenues of that period. So जो भी आज आपने खर्चा किया है, What does this mean? This means आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। सो कंसेप्ट ऑफ मैचिंग एम्फेसाइजेस दैट एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एंड माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है? इट रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जब वो रियलाइज हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ आपको, इनकम रिसीव्ड होगी
only then it should be appearing in the accounting records. Income received only should be recorded in the accounting records. Conservatism concept, कंजर्व करके रखना, बचा के रखना. जैसे आप अपने एसेट्स को बचाते हो ना, वैसे ही आपको सब चीज़ें बचा बचा के रखनी है. सो कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आपको ओवरस्टेट नहीं करना. प्रॉफिट्स जो भी हैं आपके, यू आर नॉट सपोज टू ओवरस्टेट द प्रॉफिट्स. The concept requires that a business transaction should be recorded in such a manner that profits are not overstated. All anticipated losses should be accounted for, but all unrealized gains should be ignored. जितने भी anticipated profits हैं उनको account for करो, but unrealized gain को ignore. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो स्टैंडर्ड क्या होता है? जिसके बेस पे पूरी दुनिया अकाउंटिंग करती है, उसी के बेस पे हमने भी अकाउंटिंग करनी है. सो वो पॉलिसीज, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दैट कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो स्टैंडर्ड्स, जो एक बार हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना, तो अकाउंटिंग उसी बेस पे होगी. GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज़ started after replacing 17 taxes. So 17 taxes becomes one tax, which is goods and services. तो ये दोनों पे लगता है, गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, राइट. तो GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि फाइनल कंज्यूमर पे चार्ज होगा. यानी कि दिस इज़ इनडायरेक्ट काइंड ऑफ अ टैक्स, विच मीन्स जब भी आपको टैक्स की लाइबिलिटी जो है ना, वो टैक्स की लाइबिलिटी शॉपकीपर पर है, नॉट द फाइनल कंज्यूमर. दिस इज GST. सो दैट्स वाई हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द शॉपकीपर, राइट. हालांकि पे उसको कस्टमर करता है, बट द लाइबिलिटी टू पे लाइज विद द शॉपकीपर ओनली. इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स है. कस्टमर का टैक्स, पे डिपॉजिट शॉपकीपर करेगा गवर्नमेंट के पास, पे कस्टमर ही करेगा. सो इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जितना आप कंज्यूम करोगे उसके बेस पे टैक्स चार्ज होगा. इट इज प्रपोज टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर वैल्यू एडिशन, एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर. बियर करेगा बर्डन, बट डिपॉजिट शॉपकीपर करेगा. कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके? CGST, विच इज सेंट्रल GST, SGST, विच इज स्टेट GST, and IGST is integrated GST. So CGST and SGST is primarily levied on intra-state supplies. Intra-state यानी कि within the state. IGST is levied on interstate. एक स्टेट जब दूसरी स्टेट को कोई सामान सेल करती है, then IGST लगता है. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 3, विच इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. सो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले क्या होती है? ये एक स्टेटमेंट होती है दैट शोज द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों की इक्वालिटी को शो करता है. एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. सो वैसे भी अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ क्या है? वो जो आपकी देनदारी है, इट मस्ट बी इक्वल टू द एसेट्स. सो एसेट्स क्या होता है? इज ऑलवेज इक्वल टू द एसेट्स पार्ट, राइट. मतलब कि जितने भी एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के सेल करोगे, पहले आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पे होगी, फिर कैपिटल विच इज इनसाइडर्स लाइबिलिटी वुड बी पेड. सो अकाउंट्स, एसेट्स, 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे. एक एसेट्स, एक लाइबिलिटीज. एसेट्स क्या होता है? जिसको बेच के हमें कैश मिलेगा, इनकम होगी. लाइबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन टू पे, देनदारी. इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स क्या होता है? जो रेगुलर आप काम करते हो, जिसका आपने स्टॉक बनाया, फॉर एग्जांपल वो सेल करोगे तो आपको इनकम होगी. गेन्स होती हैं जो लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो, प्लांट एंड मशीनरी सेल करते हो, विच इज़ नॉट योर प्राइम बिजनेस. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चे. इस इनकम को अर्न करने के लिए आपने जितने भी खर्चे किए हैं, दोज आर ऑल एक्सपेंसेस. ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट. लॉसेस जब आप इनको सेल करते हो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो इनको सेल करके जब आपको लॉसेज आते हैं. सो आप ये कह सकते हो एक्सपेंसेस हैपन फॉर द बिजनेस, लॉसेज हैपन फॉर नॉन बिजनेस. इनकम्स एंड गेन्स, राइट. इनकम्स हैपन फॉर द बिजनेस, गेन्स हैपन फॉर नॉन बिजनेस प्रॉफिट्स. कैपिटल, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल. डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या हैं? देखो, जब भी एसेट इंक्रीज होगा आपने उसको डेबिट करना है. फॉर एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड बाय एक्स. सो कैश आ गया ना, एसेट इंक्रीज हुआ, सो आप डेबिट करोगे.
सेल ऑफ गुड्स इन कैश। अब इन कैश यानी कि कैश आ गया, सो कैश इंक्रीज होगा, लेकिन गुड्स भी तो एसेट है ना, गुड्स डिक्रीज हुए, सो गुड्स क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा, क्योंकि गुड्स डिक्रीज हुए इसलिए वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तब भी वो डेबिट होगा। वाई? बिकॉज आप एक्सपेंसेस इंकर किस लिए करते हो? ताकि आप इनकम अर्न कर पाओ। सो डेबिट होगा एंड क्रेडिट, यानी कि जब आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज, देनदारी, जब आपकी देनदारी कम होगी तब आप डेबिट करोगे, जब आपकी देनदारी बढ़ेगी तब आप क्रेडिट करोगे। इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट, ऑफ कोर्स, इनकम घटेगी, डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट, कैपिटल घटेगी, डेबिट, राइट? सो ये रूल्स है। इवन देयर इज समथिंग फॉर ड्राइंग्स एज वेल। सो ड्राइंग्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस एंड एसेट्स की तरह। जैसे ड्राइंग्स इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज फॉर ₹30,000। अब फर्नीचर आ गया, सो फर्नीचर एसेट इंक्रीज हुआ, कैश कम हो गया। जर्नल, द बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड अ जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जब हम फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड कर रहे थे, मैंने आपको ये बोला था आज की डेट की ट्रांजैक्शन या आज से 1 साल पहले की, 1 ईयर बिहाइंड क्या क्या ट्रांजैक्शंस थी मेरे को बताओ। आप पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी नहीं बता पाओगे, ऑफिशियली ट्रांजैक्शंस, कंपनी की ट्रांजैक्शंस तो बहुत ही मुश्किल है। वाई? बिकॉज उनकी ट्रांजैक्शंस हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में होती हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर। सो उसके लिए आप क्या करते हो? एंट्री करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नलाइजिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं। सो जर्नलाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, वी कॉल इट जर्नलाइजिंग। ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल का। सो सबसे पहले किस डेट की ट्रांजैक्शंस हैं? प्लीज रिमेंबर फॉर्मेट ऑफ जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ट्रांजैक्शन बेस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि जो फर्स्ट को थी वो फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड वाली सेकंड को, थर्ड वाली थर्ड को, क्रोनोलॉजी बेस्ड। पर्टिकुलर्स में क्या होता है? पर्टिकुलर्स में वही या तो कैश इंक्रीज टू जिससे आपने बाई की है, राइट? सो या कैश डिक्रीज, सो सेल्स हुआ है तो कैश आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट की अमाउंट ड्यूल कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं ना, 10,000 अगर डेबिट है तो 10,000 इज क्रेडिट होगा। बस एक साथ में नरेशन आ जाती है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट ₹10,000। सो परचेज फर्नीचर वाला था ना, फर्नीचर इंक्रीज आ गया ना आपके पास तो डेबिट होगा, वो क्रेडिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 परचेज फर्नीचर डेबिट। ये डेट है, ठीक है? साल हमने ऊपर लिख दिया April 1। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट परचेज फर्नीचर फॉर कैश 30,000। जर्नल की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसको हम कलेक्शन ऑफ ऑल दी अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन दी जनरल प्रॉपर एंड वेरियस स्पेशल जर्नल्स में, उसको हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। सो लेजर क्या है? कलेक्शन है सारे अकाउंट्स का जिसमें डेबिट या क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस जनरल प्रॉपर में और वेरियस स्पेशल जर्नल्स में होती है। पोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री, जब जनरल एंट्री को आप ट्रांसफर करते हो टू इंडिविजुअल अकाउंट्स में, उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है लेजर का। डेट, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, राइट? लेजर मतलब अकाउंट बना रहे हैं हम। सो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, राइट? सो हम प्राइमरीली जो हमने डेबिट साइड पे लिखा है ना, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, वही सेम क्रेडिट साइड पे आएगा। ओके? अब लेजर में ट्रांजैक्शंस करने का तरीका होता है। क्या तरीका है? जो हमने जर्नल की ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हमने पीछे ट्रांजैक्शन की थी जिसमें फर्नीचर आया था टू कैश चला गया था 30,000, राइट? दिस वाज आवर ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहले मैंने मान लो फर्नीचर अकाउंट बना दिया। फर्नीचर कहाँ पे है? डेबिट साइड पे है। वेरी गुड। तो मेरी जनरल में जो डेबिट है, लेजर में भी वो एंट्री डेबिट में होगी। सो डेट जैसे 2022 1 अप्रैल फॉर एग्जांपल, ओके?
अब फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा ऑपोजिट पार्टी का, कैश का, लेकिन एंट्री डेबिट साइड होगी क्योंकि फर्नीचर डेबिट में है। सो क्या एंट्री होगी? टू कैश अकाउंट 30,000। सो दिस इज टू कैश। अब अगर मैंने कैश का लेजर बनाना है, सो मेरे इधर डेबिट आएगा, सेम चीज़ आएगी, डेट आएगी, पर्टिकुलर्स आएंगे, जनरल फोलियो आएगा, अमाउंट आएगी इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस एंड क्रेडिट साइड। ओके, अब कैश क्रेडिट पे है तो मैंने क्या लिखना है? बाय फर्नीचर अकाउंट। कैश यहां क्रेडिट पे है तो मैं लेजर में भी क्रेडिट में ही पोस्टिंग करूंगा, बट नाम कैश अकाउंट में कैश का नहीं, ऑपोजिट नाम आएगा फर्नीचर का। सो वंस अगेन, फॉर्मेट ऑफ लेजर में हम लेजर में एंट्री कैसे करते हैं? मेरा जनरल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। अब मैंने सबसे पहले फर्नीचर का अकाउंट बनाया ऊपर। फर्नीचर का जब मैं अकाउंट बना रहा हूं तो फर्नीचर के अकाउंट में, फर्नीचर कहाँ है? डेबिट साइड पे है ना, तो फर्नीचर के अकाउंट में भी डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा, ऑपोजिट पार्टी का नाम आएगा। इस केस में ऑपोजिट पार्टी कैश है। कैश अकाउंट जब मैं बना रहा हूं, सो मैंने कैश अकाउंट बनाया ना, कैश अकाउंट क्रेडिट पे है तो फर्नीचर का है डेबिट पे, सो ऑपोजिट पार्टी का नाम आएगा, राइट? फर्नीचर टू कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 30,000। अब देखो फर्नीचर के अकाउंट बना रहे हैं, सो टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 30,000। यहां पे रुपीज जरूर लिखना ऊपर अमाउंट के साथ, राइट? ये तो था फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट बाय फर्नीचर, मैंने बोला ना जो रिस्पेक्टिव अकाउंट, अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश का नाम नहीं आएगा, ऑपोजिट का नाम आएगा, विच इज़ फर्नीचर इन दिस केस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैश क्रेडिट में था जनरल एंट्री में, तो यहां पे भी कैश क्रेडिट में ही आएगा। जनरल लेजर में फर्क क्या है? जनरल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। इट इज द बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। लेजर क्या है? इट इज द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जनरल बनाने के लिए आप सोर्स ढूंढते हो, डॉक्यूमेंट देखते हो। लेजर तो जनरल के बेस पे बन जाता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज इन दी जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। सो जब आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, जब आप लेजर में रिकॉर्ड करते हो उसको पोस्टिंग कहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस पार्ट 2, स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं? स्पेशल जर्नल इज अ जर्नल दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। स्पेशल जर्नल्स आर आल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी है ये, सेम बुक्स नहीं है। सो स्पेशल जर्नल्स में क्या क्या आता है? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। सो कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आती हैं, नो क्रेडिट। परचेज बुक जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आती हैं लेकिन गुड्स की, जो आप काम करते हो बिजनेस, वो। परचेज रिटर्न इन्हीं गुड्स का रिटर्न। सेल्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स, लेकिन किसकी? सिर्फ गुड्स की, जो आप ऑफिशियल काम करते हो, जो भी कंपनी फर्म जिस काम के लिए बनी है। कोई भी एसेट नहीं आता ना सेल्स में ना परचेज में। सेल्स रिटर्न इन्हीं गुड्स को अगर रिटर्न करना है। जनरल प्रॉपर में बाकी सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो ऊपर 500 में नहीं आती। सो कैश बुक क्या होती है? कैश बुक एक वो बुक है विच ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स, सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस आती हैं और कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती। कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती। हाँ, एसेट्स की ट्रांजैक्शंस परचेज है वो कैश बुक में आती है, लेकिन कैश होनी चाहिए परचेज। कैश बुक 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। एक चौथी तरह की कैश बुक और होती है जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। सो सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, वी कॉल इट सिंगल कॉलम। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। प्लीज अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो फॉलो करना ही है। इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। इट कंटेन्स 1 अमाउंट कॉलम ऑन ईच डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे। एक एक अमाउंट्स कॉलम होता ही है। ये हमारा फॉर्मेट है सिंगल कॉलम कैश बुक का। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेजर जैसा है ना, डेट, ये पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो अमाउंट। सो कैश बुक में क्या डिफरेंस है? हम पर्टिकुलर की जगह रिसीट्स लिखते हैं डेबिट साइड पे और पेमेंट्स लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कैश एसेट होता है ना, सो एसेट जब रिसीव करोगे तो आप क्या लिखोगे? यू विल राइट डेबिट, ठीक है, राइट ऑन डेबिट साइड। जब कैश पे करोगे तब कहाँ लिखोगे?
क्रेडिट साइड, इसलिए हम फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक रिसीट्स एंड पेमेंट्स की तरह बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स बनते हैं। सिंगल कॉलम में एक ही कॉलम था अमाउंट का, इसमें अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं। दैट इज वाई इसको हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। सो इट रिकॉर्ड द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ कैश एंड बैंक। कैश और बैंक दोनों के रिसीट्स एंड पेमेंट्स को जब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। अमाउंट कॉलम आर फॉर कैश एंड बैंक को ओनली। ये फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का। अब वही याद रखो, सेम डेबिट एंड क्रेडिट, लेजर वाला अकाउंट याद है, डेट पर्टिकुलर्स सेम है ना, लेजर फोलियो। अब कैश के साथ बैंक का बन गया डेबिट साइड, यानी कि जब रिसीव होगा, जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, चाहे कैश आया तो कैश में, बैंक आया तो बैंक में। डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो कैश एंड बैंक। सो जब भी पैसा जाएगा, अगर कैश में पे किया तो कैश में, बैंक में पे किया तो बैंक में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रिसीट्स, पर्टिकुलर की जगह रिसीट्स आ जाएगा, यानी कि पैसा आया पैसा गया। कॉन्ट्रा एंट्री, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सो दोनों साइड्स, कैश बुक में डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वी कॉल इट कॉन्ट्रा एंट्री। सो कॉन्ट्रा एंट्री की एग्जांपल क्या हो सकती है, कैश पेड into bank, we may write it cash deposited in bank 10,000 rupees। so 10,000 rupees को हम कैसे करेंगे, कैश चला गया आपके हाथ से बैंक में। सो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू, मैं लेजर की बात कर रहा हूँ, अब लेजर में डेबिट साइड में क्या आएगा, हम बैंक में डिपॉजिट किया ना तो टू कैश अकाउंट डेबिट पे आएगा, और बैंक में पैसे गए हैं तो बैंक में डिपॉजिट होगा 10,000। ऑन द अदर साइड यहाँ पे हम लिखेंगे सी, JF के अंडर, बाय बैंक, कैश पेमेंट हुई है ना कैश में, यानी कि गया बैंक में ही है बट पेमेंट हुई है कैश में। सो विल राइट सी अगेन ऑन द क्रेडिट साइड, और बैंक वाला कॉलम खाली और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, डेबिट साइड में बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, लेकिन एंट्री कैश अकाउंट की करेंगे। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। सो कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। सो कैश बैंक से आपने डिपॉजिट, कैश आपने बैंक में डिपॉजिट। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डबल कॉलम कैश बुक, बालाजी ट्रेडर्स की। कैश बैलेंस, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, बैंक का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। परचेज गुड्स बाय चेक, चेक से आपने गुड्स खरीदे हैं, अब गुड्स तो आ गए, सो एसेट्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन हम तो ट्रांजैक्शंस कैश और बैंक की कर रहे हैं ना, सिर्फ कैश और बैंक की। सो टू गुड्स चेक से, परचेज गुड्स बाय चेक, सॉरी बाय गुड्स। सो कैश बैंक चला गया, बैंक में से 4,000 माइनस हो जाएगा बिकॉज चेक से पैसा निकला है। पेड सैलरी बाय सैलरी, कैश से 3,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 35,000 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। परचेज गुड्स बाय चेक, बाय परचेजेस 4,000 बैंक में, पेड सैलरी बाय सैलरी 3,000 क्रेडिट साइड लेकिन कैश में। ओके अब हम इसका टोटल कर लेंगे। सो टोटल कैसे करेंगे, 3,000 4,000 ये माइनस हो गया तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD। 35 माइनस 3 इज 32,000, 10 माइनस 4 इज 6,000। यहाँ टोटल आ जाएगा दोनों तरफ, यहाँ आ जाएगा मार्च 4 है ना, सो 2022 1 April, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000 एंड 6,000। पैटी कैश बुक, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, कोई कस्टमर आ गया उसको चाय पिलानी है, फोटो कॉपी करानी है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं जो ब्रांच के, वो पैटी कैश बुक के थ्रू होते हैं। उनको हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम डिटेल्ड अपनी कैश बुक में नहीं करते। सो कैश बुक प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द पैटी कैशियर टू रिकॉर्ड स्मॉल पेमेंट्स, छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं, 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये, इसको हम पैटी कैश बुक बोलते हैं। सो इम्प्रेस्ड क्या होता है, पैटी कैश बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्रेस्ड। इस सिस्टम में एक फिक्स सम ऑफ मनी इज एडवांस टू द पैटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टन पीरियड में। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। सो 1 April को, ठीक है, उसको
कुछ पैसा दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2,000 रुपया उस पेटी कैशियर को दे दिया। अब जितने भी उस महीने के खर्चे हैं, पेटी कैश बुक मेक्स ऑल दी स्मॉल पेमेंट्स आउट ऑफ दिस अमाउंट एंड गेट्स रीइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम द मेन कैशियर। सो 2,000 रुपया है तो उसने पोस्टेज के 5 रुपये लगाने हैं, चाय के कस्टमर सर्विस में 10 रुपये लग गए, राइट। ऐसे स्टेशनरी के 50 रुपये लग, ऐसे छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस है ना वो इसी पेमेंट में से हो जाते हैं। जब ये पेमेंट ख़त्म हो जाती है तो पेटी कैशियर को नई अमाउंट मिल जाती है। ये फॉर्मेट है पेटी कैश का। जो हमारा नॉर्मल कैश बुक का फॉर्मेट है ना उससे सिर्फ इतना ही अलग है कि उसमें 2 पर्टिकुलर्स होते हैं, इसमें 1 पर्टिकुलर होता है बस। सबसे पहले डेबिट साइड, सो अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि जितना भी कैश हमें रिसीव हुआ वो यहाँ आएगा। सो इस केस में जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी 2,000, डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे सारे, वाउचर नंबर आ जाएगा, जो अमाउंट आपने पे की, जो आपने खर्चा किया, फॉर एग्जांपल 1 में 2 में मिसलेनियस किया, रीइंबर्समेंट कुछ आया, वो सब एनालिसिस ऑफ पेमेंट इसमें मेंशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज परचेज बुक। सो मैंने बोला था ना परचेज बुक एक स्पेशल जर्नल एंट्री है फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। जो भी आप उधार परचेजेस करते हो गुड्स की, उसके लिए आप परचेज बुक यूज़ करते हो। परचेज बुक डज नॉट रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करता वो। सो सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करता है। ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। परचेज रिटर्न, जो आपने परचेजेस की हैं उसको रिटर्न करना है तो परचेज रिटर्न बुक। डेट, अब डेबिट नोट नंबर, यानी कि आपने कुछ खरीदा था वो वापस कर रहे हो, सो डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सो डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस होता है डेबिट इज टू बी रेज्ड अगेंस्ट अ पार्टी फॉर रीजन अदर देन सेल ऑन क्रेडिट। जो सेल ऑन क्रेडिट है उसको छोड़ के कोई और रीज़न है तो डेबिट नोट बनाया जाता है। सेल्स रिटर्न, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्केंडाइज आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल। जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल्स है मर्केंडाइज की वो सब सेल्स जर्नल बुक में रिकॉर्ड होती है। तो ये सेल्स जर्नल। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सो हम क्या बोलते हैं, गुड्स की सेल, लेकिन कौन सी, क्रेडिट सेल। सिंपल। सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है गुड्स बाय द कस्टमर्स टू देम ऑन क्रेडिट, जो आपने क्रेडिट पे दिया था उसको रिकॉर्ड करते हैं जब कस्टमर वापस कर देता है आपको। इस पे क्रेडिट नोट नंबर आता है। डेट, क्रेडिट नोट नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ए क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन अ पार्टी इज टू बी गिवन अ क्रेडिट फॉर रीजंस अदर देन क्रेडिट परचेजेस। ऐसे रीजंस जो क्रेडिट परचेज को छोड़ के बाकी के हैं उनके लिए। जर्नल प्रॉपर, a book maintained to record transactions which do not find place in any special journal is known as journal proper or journal residual. Transactions to be recorded in journal proper are opening entry होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफ़र एंट्रीज। सो मैं ये कह सकता हूँ जो कैश बुक में, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न में, सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं होती, वो सब ट्रांजैक्शंस जनरल प्रॉपर में होती हैं। एसेट्स की एंट्रीज, एसेट्स परचेज और एसेट सेल जनरल प्रॉपर में होती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग, रेक्टिफिकेशन, वो सब जनरल प्रॉपर का ही पार्ट है।